शुरू करते हैं और आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का अध्याय 2 चालू करने जा रहे हैं। इसमें जो चालू करने जा रहे हैं वो भारत का भौगोलिक स्वरूप को हम चल रहे हैं। तो समझिएगा जिनका रिक्वेस्ट हम जैसे बहुत लोग हैं साइंस का डिमांड करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका प्लेलिस्ट बना के छोड़ देता हूँ। फिर साइंस का बना दूँगा कि आप भविष्य में कभी भी देखते चलिए, एग्ज़ाम आता रहेगा, एग्ज़ाम देते रहिए, पास होते रहिए, जॉब लेते रहिए और मुझे प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए कंटेंट देता रहूँ। याद रखिएगा क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, ये आप जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? बताइए। मतलब भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? आप बताएँगे तो उसे कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। जैसे ही पश्चिमी तट की बात होगी तो कोंकण को टिक लगा दीजिएगा। अब इसके बारे में चलिए हम जानकारी लेते हैं। तो जानकारी क्या लेते हैं तो सुनिए। का है तट एक तरफ, एक है अवस्थित, ठीक है? यह 3 है, ठीक है? तीनों है, कोंकण है, मालवार है, उत्तरी सरकार है और कोरमंडल है। तो अब सुनिए, कोंकण की अगर बात करें तो अभी कोंकण पढ़ रहे थे तो वो था पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग में, मतलब पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग में, जिसमें आपका क्षेत्र पूछेगा तो दमन से गोवा तक का क्षेत्र को बोला जाता है पश्चिमी घाट, उत्तरी भाग जिसे कोंकण बोला जाता है, कोंकण तट बोला जाता है। समझ गए? मतलब दमन से लेके दमनदीप से लेके गोवा तक का। अब मलबार जो तट देख रहे हैं केरल तट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी जान गए कि मालवार जो तट है वो केरल तट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका पश्चिम घाट का ही है, लेकिन पश्चिम घाट का दक्षिण भाग का है। ठीक है, पश्चिम घाट का दक्षिण भाग का है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है तो मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक है। मंगलूर आप जानते हैं मंगलूर का, बेंगलुरु कर्नाटक क्षेत्र से लेके कन्याकुमारी तक ऐसे बोल सकते हैं। तो मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक क्या फैला हुआ है? मलबार तट फैला हुआ है। अब देखिए उत्तरी सरकार है, क्या है? उत्तरी सरकार मतलब नॉर्थ तरफ की बात हो रही है। ये क्या है? तो पूर्वी तट के उत्तरी भाग की बात करता है। क्या करता है? पूर्वी तट के उत्तरी भाग की बात करता है। अब ये उत्तरी भाग की बात कर रहा है, पूर्वी तट की बात कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक का भूभाग को कहा जाता है। ये तो आप जान गए। मतलब पूर्वी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार। अब उत्तरी सरकार कहा जाता है तो कौन से भाई कहाँ से कहाँ तक का भूभाग को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा नदी है वहां से गोदावरी नदी के भूभाग को कहा जाता है। गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और है कोरमंडल। कोरमंडल जैसे ही शब्द आएगा तो आपको तमिलनाडु याद आया होगा, लेकिन ये भी जो है पूर्वी तट का ही है, लेकिन पूर्वी तट के दक्षिण भाग का है। जैसे हमारा मालवार जो है पश्चिमी घाट है और दक्षिण भाग है, जैसे कोंकण आप देखें पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग का देखें जो कि दमन से गोवा और मंगलूर से कन्याकुमारी तक देखें मालवार तट, उसी तरह कोरमंडल तट है और उत्तरी सरकार है। बस ये इतना जान लीजिए कि पूर्वी तट के उत्तरी भाग का है और कोरमंडल भी पूर्वी तट का दक्षिण भाग का है। समझ के? तो पूर्वी तट का दक्षिण भाग जो है वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय मैदान को कहा जाता है। मतलब आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय भाग हमारा कोरमंडल क्षेत्र है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न सुनिएगा। पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य मतलब पाकिस्तान मत समझिएगा। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी, ठीक है? मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्रीय जलमार्ग द्वारा, समुद्रीय संकीर्ण है एकदम छोटा, एकदम क्या बोलते हैं हम, पतला सा कहिए, ठीक है? संकीर्ण उसी को कहा जाता है। समुद्रीय जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश है भारत से अलग होता है? यही आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका होता है। कौन है? श्रीलंका। तो कैसे बताएगा तो सुनिए। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संधि है। क्या है? वाटर स्ट्रेट है, मतलब जल संधि है। समझ गए? अब बात करते हैं तो सवाल इससे 2 ढंग से बनेगा, 3 ढंग से बन सकता है। पहला तो आगे जान लीजिए, पाक जल डमरू मध्य जो है किसके किसके बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। अब सवाल बनेगा पाक जल डमरू जो मध्य है भारत के कौन से राज्य से है?
और श्रीलंका के कौन से भाग से है? तो हम बताएंगे कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित ये जल संधि है। समझ गए? पाक जल डमरू मध्य, ये जान गए। अब और जानते हैं कि भाई खाड़ी तो कोई होगा, तब सुनिए। यह जो है क्या, पाक जल डमरू मध्य की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो याद रखना है कि पाक जल डमरू मध्य जो था, ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ेगा। इस जल डमरू मध्य का नामकरण जो है ब्रिटिश शासनकाल में जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम से किया जाता है। अब एक बात और जान लीजिए, पाक जो जल संधि आप जानते हैं वो एक ब्रिटिश सरकार था, रॉबर्ट पाक, उसी के नाम पर रखा गया क्योंकि इसी के समय हुआ था, ब्रिटिश शासन के समय हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो मद्रास का एक प्रेसिडेंसी था, प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था रॉबर्ट पाक, उसके नाम से रखा गया क्योंकि वही किया था, वही सम्मिलित था। ठीक है, उसकी अध्यक्षता में हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर हो गए? अब तो आगे बढ़े, आप स्पीड करके वीडियो को देख। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? कितना अच्छा सवाल है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है, बताइए। तो हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद है। अब बात करते हैं सियाचिन हिमनद की बात करते हैं। तो सियाचिन जो है ट्रांस हिमालय की जो है काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। समझ गए? अब आपसे सवाल क्या बनेगा? अच्छा, भारत पाक सीमा पर क्या स्थित है? तो हम बताएंगे सियाचिन हिमनद है। सियाचिन हिमनद क्या है? तो ट्रांस हिमालय का एक भाग है और ये काराकोरम श्रेणी में आता है। समझ गए? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, ये ध्यान रखना है, और ये भारत पाक की सीमा पर स्थित है, इसलिए विवाद है। और पढ़ते हैं, यह जो है क्या, सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है, हिमनद की बात हो रही है। यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है क्योंकि इस पे ही युद्ध हुआ था और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हुआ था, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? बहुत अच्छे से जानते हैं, हिस्ट्री पढ़े होंगे आप। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य जो है विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी शयूक है। क्या निकलता है? शयूक निकलती है, शयूक नदी निकलती है। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, बताइए। तो व्हीलर बोलिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम हमारा अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। ये हम तो जान गए भाई। अब अब्दुल कलाम द्वीप जो है, जो व्हीलर द्वीप है, वो है कहाँ? तो ये है तो उड़ीसा में। अब उड़ीसा में है तो उड़ीसा गवर्नमेंट ही तो काम करेगी। तो उड़ीसा सरकार ने जो है 2 सितंबर 2015 को क्या 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण किया। किस द्वीप का नामकरण किया? व्हीलर द्वीप का नामकरण किया। नामकरण जो किया वो भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। कौन थे? भारत के एक महान वैज्ञानिक थे एवं पूर्व राष्ट्रपति भी थे। तो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे, उनका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम है। पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम। उसी के नाम, इन्हीं के नाम पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, नाम पर रखा गया। चलिए जान गए। अब जानते हैं, यह द्वीप जो है, कौन सा द्वीप? अब्दुल कलाम द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किमी की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भी सवाल बनता है कि जो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप, वो है कहाँ भारत के? तो
पूर्वी तट के लगभग 10 किमी दूरी पर जाइएगा और बंगाल की खाड़ी में आपको स्थित दिखेगा ये द्वीप। और ये कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा सरकार के अंडर आता है ना? देखिए, भारत अपने अगर बात करें, भारत अपनी प्रेक्षेपास्त्र बोला जाता है, प्रेक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है, इसलिए इसे अब्दुल कलाम द्वीप कहा गया। 5वें प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? बताइए। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट अगर पूछे कौन सा है तो वो है हमारा मरीना तट है। कौन है? मरीना तट है। अब मरीना बीच, मरीना तट, मरीना बीच आप सुनते होंगे कि मरीना बीच चलो घूमने, तो मरीना बीच है कहाँ? अब चलिए जानते हैं। तो मरीना बीच की बात करते हैं तो सुनिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट मतलब मरीना बीच है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, मतलब समुद्री बीच है। तो आपको मरीना तट घूमने जाना है तो तमिलनाडु जाइए, और तमिलनाडु को वो भी राजधानी चेन्नई में स्थित है, वहां जाइए, तभी आपको इतना सबसे लंबा समुद्री तट मिलेगा। इसकी अगर कुल लंबाई पूछे, लगभग पूछा जाए कि मरीना तट की लंबाई बताइए तो 13 किमी बताइएगा। छठा प्रश्न क्या है सुनिए। छठा प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? मतलब भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? सक्रिय मतलब एक्टिव, एक्टिव है, वो अभी भी वहां पे निकलते रहता है, सक्रिय है। तो वैरेन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मतलब अंडमान द्वीप समूह में। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो वैरेन द्वीप की बात हो रही है भाई, तो वैरेन द्वीप जो है भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। मतलब एशिया में ही, भारत में ही नहीं, इंडिया का तो सक्रिय है ही, लेकिन दक्षिण एशिया का जितने भी एशियन है, साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी है। कौन? वैरेन द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। तो ये वैरेन द्वीप किसका भाग है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। तो ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब वैरेन द्वीप कैसा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है और दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। वैरन का अर्थ है क्या? वैरन मतलब होता है बंजर। तो बंजर द्वीप है वो, जहां कोई नहीं रहता, वहां पे कोई नहीं रह सकता, ये भी जान लीजिए, कोई रहता नहीं, कोई रह ही नहीं सकता। इस द्वीप पर भी कोई मानव जो है बसाव नहीं है। मतलब इस द्वीप पर, वैरन द्वीप पर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे मानव अभी तक बसे नहीं है। वो अलग चीज है कि फ्यूचर में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी सक्रिय होने के कारण वहां पे मानव नहीं जा सकते, मतलब मानव वहां पे बस नहीं सकते, इसलिए वो अभी बंजर है। देखिए, इसे 2 पार्ट में लाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 49 क्वेश्चन है तो 25 लाऊंगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। याद रखिएगा, ये बिहार एसएससी, बीपीएससी और एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है, ये सभी में आएगा जितनी भी स्टेट का एग्जाम देते हैं। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं, मेरे भरोसे पे पढ़िए, चाहे भरोसा करके पढ़िए, 100% रिजल्ट आएगा। कोई भी किताब पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है अगर एनसीईआरटी आप पढ़ के जाते हैं तो। क्वेश्चन यहीं से आता है और लिख के ले लीजिए। नहीं विश्वास तो आप एग्जाम दे के आइए, बस ये टॉपिक पढ़ के जाइए, या इस तरह का एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा पढ़ के जाइए, रिजल्ट होगा, 100% होगा जीके जीएस में, ये मैं वादा करता हूँ। तो भरोसा करके जाइएगा और जरूर देखिएगा, कोई किताब छोड़ दीजिए, हम ये कहना चाहते हैं। तो देखिए, खैबर दर्रे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? खैबर दर्रे की बात करते हैं। खैबर दर्रा जो है उत्तर पश्चिम में है। कहाँ? उत्तर पश्चिम, मतलब पाकिस्तान की सीमा पर है, ठीक है। ये पाकिस्तान की सीमा पर ही नहीं, अफगानिस्तान के कब्रिस्तान मैदान के मध्य तक ये फैला हुआ है। समझ गए? कहाँ तक? मध्य तक फैला हुआ है। तो खैबर दर्रा जो है, आगे तो याद रखिए किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान की कब्रिस्तानी मैदान के मध्य जो है ये आपका फैला हुआ है खैबर दर्रा। अब याद रखना है कि खैबर दर्रा जो है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के है। उत्तरी पश्चिमी, यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के कब्रिस्तान मैदान के मध्य है। और
जब कब्रिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मैदान के मध्य की बात करेंगे तो हिंदू कुश श्रेणी है वहां पे। क्या है? हिंदू कुश श्रेणी, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है और ये विवादित है, ये भी जान लीजिए आप। तो हिंदू कुश श्रेणी के मध्य है, ठीक है। अब हिंदू कुश श्रेणी के सफेद कोह पर्वत एक है, हिंदू कुश श्रेणी है, वहां पे एक सफेद कोह पर्वत श्रृंखला है, वहीं पे आपका स्थित है, ठीक है। श्रेणी के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला के जो है श्रृंखला एक है, वहां पे स्थित है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिंदू कुश श्रेणी के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्लियर हो गए? पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के कब्रिस्तान मैदान में तक जो है, मध्य तक वो फैला हुआ है, स्थित है। क्लियर हो गया? अब चलिए इस दर्रे के बात करते हैं। तो इस दर्रे के माध्यम से, कौन से दर्रे? खैबर दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच जो है आवागमन संभव है। भारतीय उपमहाद्वीप देख रहे हैं और मध्य एशिया के बीच की बात करते हैं, वहां पे आवागमन आने जाने का जो है बनाया गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो वो है हमारा सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा जो है हमारा सतलज नदी में है ना, सतलज नदी के घाटी में है। अब चलिए जानते हैं। अब सिपकिल्ला दर्रा है तो कहाँ है, किस क्षेत्र में पड़ता है, कौन से जिले में, सब पढ़ेंगे। तो सिपकिल्ला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, ये हम जानते हैं। किसमें है? हिमालय पर्वत श्रेणी में है। कौन सा दर्रा है स्थित? तो हमारा सिपकिल्ला दर्रा है, जो भारतीय राज्य, मतलब भारत का जो राज्य है हिमाचल प्रदेश को, याद रखिएगा, तिब्बत से जोड़ती है। तो आपसे पूछेगा सिपकिल्ला दर्रा जो है, आगे तो समझ जाइए कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो किन्नौर जिले में है, ये जान लीजिए। और ये क्या करता है सिपकिल्ला दर्रा? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत के कौन से क्षेत्र को जोड़ता है? नगारी क्षेत्र को जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर और तिब्बत के नगारी क्षेत्र को जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक शंकरी, क्या है? संकीर्ण एकदम छोटा सा संकरी बताइए। तो सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक शंकरी घाटी से प्रवाहित होते हुए या होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। समझ गए? तो ये तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो तिब्बत से भारत में क्या प्रवेश करती है? कौन सी नदी? तो सतलज नदी। तो किस माध्यम से? तो सिपकिल्ला दर्रा के एक संकरी क्षेत्र है, संकीर्ण क्षेत्र है, वहां से प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह दर्रा जो है, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ती है। तो आप तो जान गए कि भारत और तिब्बत की बात हो रही है, तो इसमें चीन भी तो है, चीन को आपस में जोड़ती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सिपकिल्ला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? भारत, तिब्बत और चीन को जोड़ती है। अब और जानते हैं, यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है व्यापारिक दर्रा माना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा कौन है? तो सिपकिल्ला दर्रा है, लेकिन सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है उसके बाद है, ये जान लीजिए। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? सुनिए। 9वां प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर आपको करने की मन है तो बताइए किस दर्रे को पार करके जाइएगा? ठीक है, तिब्बत में प्रवेश करने के लिए दर्रा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा दर्रा? तो वो हम जानते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो आपको सिक्किम आगे जाइए, वहां से जाइएगा तभी तिब्बत में प्रवेश कर पाइएगा। मानसरोवर जाना है, कैलाश मानसरोवर। तो अब चलिए जानते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुले दर्रा, मतलब सिक्किम में है, ये आप जान गए, और लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड को पार करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आप जान गए नाथुला दर्रा, लेकिन एक और दर्रा है जो कि हाथ से नहीं,
उत्तराखंड जाइएगा, वहां से जाना पड़ेगा। तो कौन सा दर्रा है? लिपू लेख दर्रा है। तो कैलाश मानसरोवर जाने का 2 मार्ग आपको मिल गया। क्या क्या मिला? तो पहला एक दर्रा तो नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम के आ जाइएगा, सिक्किम जाइएगा, वहां नाथुला दर्रा, उस माध्यम से जा सकते हैं। एक आपको उत्तराखंड जाइए, उत्तराखंड से जाइएगा तो लिपुलेख दर्रा है, उस माध्यम से कैलाश मंदिर मतलब कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। ये 2 माध्यम आपको याद रखना होगा। याद हो गया होगा। अगर बात करें नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा भारत या भारतीय राज्य की बात करें तो भारत राज्य सिक्किम को जो है तिब्बत मतलब चुंबी घाटी से जोड़ता है। समझ गए? नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। और तिब्बत के कौन से क्षेत्र? चुंबी घाटी को जोड़ता है। बस इतना ध्यान रखना है। और लिपुलेख दर्रा की बात करते हैं तो लिपुलेख यहाँ पे सुनिए, जबकि लिपुलेख दर्रा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में, ये भी आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में है, ठीक है ना? तो लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत मतलब उत्तराखंड और तिब्बत मतलब चीन के मध्य जो है स्थित एक दर्रा है। तो भारत का कौन सा राज्य? उत्तराखंड। और तिब्बत मतलब चीन के, तिब्बत एक तरह से चीन का ही हिस्सा माना जाता है, कब्जा कर लिया है, ठीक है? तो तिब्बत चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है जो कि लिपुलेख दर्रा के नाम से जानते हैं। तो इस माध्यम से भी आप कैलाश मानसरोवर का यात्रा कर सकते हैं। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन? 10वें क्वेश्चन, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पैसेज जो है निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच जो है मध्य जो है स्थित है। दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है डंकन पैसेज। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। तो आपसे पूछेगा कि जल डमरू मध्य जो है डंकन पैसेज वो कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। एक सवाल तो क्लियर हो गए। अब डंकन पैसेज, यह मतलब डंकन पैसेज ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है। तो डंकन पैसेज किसका भाग है भाई? तो ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग माना जाता है डंकन पैसेज। और डंकन पैसेज में एक द्वीप है रटलैंड द्वीप, इसका भी भाग माना जाता है, ये ध्यान रखना है। तो रटलैंड द्वीप जो है वहां कौन सा जल डमरू है? तो वो है हमारा डंकन पैसेज है। ये हो गया क्लियर। आगे चलिए, जो कि रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। रटलैंड द्वीप कहते हैं ग्रेट अंडमान द्वीप समूह को। रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है हमारा डंकन पैसेज। इसके अगर पश्चिम में देखें तो बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। तो डंकन पैसेज जहां पे स्थित है हमारा, देखा जाए तो इसके पश्चिम में अगर देखेंगे ना तो बंगाल की खाड़ी है, और पूर्व में जाएगा ना तो अंडमान सागर स्थित है। तो ये भी क्लियर याद रखना है। डंकन पैसेज का पश्चिमी भाग बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भाग अंडमान सागर स्थित है। बस 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है, खाली जगह है। बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। तो बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है, तो ये लद्दाख बृहद हिमालय, लद्दाख में एक बृहद हिमालय है। अभी इसे लद्दाख बृहद हिमालय में बोल सकते हैं स्थित एक क्या है? शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल तो है ही, ठंडा मरुस्थल है, शीत मतलब ठंडा। अब इसके बारे में सुनिए, तो लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित है। तो शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के बृहद हिमालय में स्थित है। क्या है? तो शीत मरुस्थल है। क्लियर हो गए? ऐसे याद करिएगा। चाहे लद्दाख बृहद हिमालय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में सबसे कम वर्षा यही होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में ही तो होती है, इसीलिए तो शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। और भी कारण है जो कि हम नहीं करेंगे। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, बच्चे हल्ले करते हैं और रिकॉर्ड हो जाते तो क्या कर सकते हैं। तो भारत में सबसे कम वर्षा यही होती है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, बताइएगा।
तो हम शीत मरुस्थल मतलब शीत रेगिस्तान में है। और शीत रेगिस्तान कहाँ है, किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि रेगिस्तान में स्थित है और ये सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है ये। अगर मैं बात करूं 12वें प्रश्न की, किसकी, 12वें प्रश्न की, तो 12वां प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतरोही के नाम पर। ठीक है, तो शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतरोही के नाम पर रखा गया है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतरोही जो पहले थे उनका नाम भाई जानना जरूरी है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया इन्हीं के नाम पे, तो पूरा नाम सुनिए इनका, सर जॉर्ज एवरेस्ट नाम है। एवरेस्ट तो जान ही रहते हैं इसलिए माउंट एवरेस्ट हो गया, लेकिन सर जॉर्ज एवरेस्ट होता है। क्या होता है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। क्या रखा गया था, माउंट एवरेस्ट रखा गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। एक ब्रिटिश भूगोलवेता, एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महासर्वेक्षक थे, कौन, सर जॉर्ज एवरेस्ट। 1865 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण जो है किया गया था। ठीक, और 1865 में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण हुआ, बस इतना जान लीजिए 1865 में। 13वां प्रश्न है कि साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। ठीक है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो काराकोरम पर्वतमाला में एक अंग के रूप में है, एक हिस्सा के रूप में है, ये बोल सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो साल्टोरा पर्वतमाला जो है पाक अधिकृत कश्मीर के जो है, पाक अधिकृत मतलब पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है, अधिकृत में माना जाता है। ठीक है, तो साल्टोरा पर्वतमाला एक पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के सीमा पर स्थित है। तो गिलगित बोला जाता है, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। क्या है, तो साल्टोरा पर्वत स्थित है। ठीक है, पाक अधिकृत है, समझ गए। अब और जान लीजिए क्या है, ये तो स्थित है जो सियाचिन ग्लेशियर की, कौन, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब ये भी जान लीजिए, पाक अधिकृत कश्मीर में तो है ही मानते हैं, लेकिन याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है साल्टोरा पर्वतमाला, ये भी जान लीजिए। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, लॉजिकल है। ठीक है, तो काराकोरम का हृदय स्थल क्या है, उसका नाम बताइए, कौन सा पर्वत है, साल्टोरा पर्वत है ना, पर्वतमाला है। चलिए 14 प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है, बताइएगा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है भारत में सबसे पुरानी है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अरावली है। क्या है, अरावली है। क्लियर हो गए होंगे। अब अरावली है तो चलिए जानते हैं, तो सुनिए। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये हम सबसे अच्छा जानते हैं, जो कि राजस्थान में है ना। जानते हैं अरावली पर्वत का निर्माण किस समय हुआ था, किस काल में हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यह श्रेणी जो है, कौन श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक जो है ऊंची है। पूछा जाए सर्वोच्च चोटी, माउंट आबू के समीप स्थित एक गुरु शिखर है, याद रखिएगा, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर को कहा जाता है सर्वोच्च चोटी। तो अरावली की बताइए भाई कौन सी चोटी है, तो सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर चोटी है, जो कि कहाँ है, किसके समीप में है, तो माउंट आबू के समीप में स्थित है ना, जानते हैं। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 1722 मीटर है, मतलब 1722 मीटर है। ठीक है, अब सुनिए, यह पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद, अहमदाबाद मतलब गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किमी की लंबाई में विस्तृत है। किमी में लंबाई में है, ऊंचाई तो 300 से 800 माना ही गया है।
दिल्ली में स्थित जो है रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी के नाम से सुने होंगे दिल्ली में, जिस पे बसा हुआ है। तो दिल्ली में स्थित जो रायसीना पहाड़ी है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। जो रायसीन पहाड़ी है उसी पर स्थित है, राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, जो कि आप देखते होंगे दिल्ली में जाइएगा तो। और इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार हुआ था, मतलब इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार हुआ था, मतलब अरावली पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है वहां पे, जो कि रायसीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्लियर हो गया। 15वां प्रश्न है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है। नागा, खासी, गारो पहाड़ियां स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वत में स्थित है। किसमें है? पूर्वांचल पर्वत में स्थित है। और सुनिए, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, याद रखिएगा। और इसी श्रेणी में, मतलब जो पूर्वांचल श्रेणी की बात करते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, इसी श्रेणी में नागा, खासी, गारो पहाड़ियां सम्मिलित है। बात खत्म। ध्यान से देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी जो है हमारा भारत में स्थित है? तो वो है हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अब चलिए इसका डिटेल लेते हैं। तो देखिए, पीर पंजाल हिमालय, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। तो आपसे पूछेगा हिमालय पर्वत का श्रेणी जो है एक भाग कौन सा है? तो पीर पंजाल है। अब पीर पंजाल है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। कौन सा? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल किसका हिस्सा है? हिमालय पर्वत श्रेणी का है। और ये कहां कहां तक विस्तृत है? तो भारत का हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक तो है ही, ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है उस जगह तक ये विस्तृत है। ठीक है, अब और जान लीजिए, यह जो है निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। कौन? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी में आता है। जबकि अराका, अराका नयोमा, अराका नयोमा जो आप देख रहे हैं पर्वत श्रेणी, वो म्यांमार का है, म्यांमार का हिस्सा है। साल्ट रेंज पाकिस्तान का है। ठीक है, और सुलेमान जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। 17वां प्रश्न है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये ध्यान रखना है। तो मैकाल पर्वत, अब चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में है, तो इसके बारे में जानते हैं। मैकाल पर्वत जो है किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसका सर्वोच्च शिखर कौन है मैकाल पर्वत का? तो यह है अमरकंटक। कितना मीटर है? तो 1036 है, मतलब 1036 है। ये हो गए। अब आप सुनिए, सोन, नर्मदा व महानदी जो आप देख रहे हैं, नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से ही होता है, ये जरूर ध्यान रखना है। और सोन जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो जो अमरकंटक पर्वत शिखर देख रहे हैं, सर्वोच्च शिखर जो कि मैकाल पर्वत पे है, वहां से ही निकलता है सोन नदी, नर्मदा, महानदी, वहीं से उद्गम होता है। और हमारा सोन जो नदी है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है ना। चलिए 18वें प्रश्न की बात करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न और बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, तो चलिए जानते हैं और जानेंगे बहुत अच्छे से। तो नल्ला मल्ला पहाड़ियां पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, ये नल्ला मल्ला पहाड़ियां। तो नल्ला मल्ला पहाड़ियां जो है पूर्वी घाट की नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी का पूर्वी विस्तार माना जाता है, ये हम जान गए, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। तो नल्ला मल्ला जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विस्तृत है। और आंध्र प्रदेश के कौन कौन हिस्से में है और तेलंगाना के कौन कौन हिस्से में है, ये भी हम जानेंगे अभी। जिसमें आंध्र प्रदेश हमारा राज्य जो है भारत का, अब आंध्र प्रदेश के कौन कौन हिस्से में हमारा फैला हुआ है नल्ला मल्ला पहाड़ियां। तो आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, कुर्नूल हो गया, नेल्लौर हो गया, गुंटूर हो गया, और प्रकाशम और
कुडप्पा हो गया और चित्तूर हो गया। ये सब जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और इसी हिस्से तक फैला हुआ है हमारा नल्ला मल्ला पहाड़ियां। तो कुरनूल याद रखिएगा, नेल्लौर याद रखिएगा, गुंटूर याद रखिएगा, प्रकाशम याद रखिएगा, कुडप्पा याद रखिएगा और चित्तूर याद रखिएगा। ये सब आंध्र प्रदेश के हिस्से तक फैला हुआ है। अब तेलंगाना की बात करें तो आपको 2 याद रखना होगा, महबूबनगर और नलगोंडा। नलगोंडा और महबूबनगर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तेलंगाना का जो क्षेत्र, वहां पे नल्ला मल्ला पहाड़ियां विस्तृत है। भैरानी कोडा जो है नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर है। तो आपसे पूछेगा नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, या सबसे ऊंची शिखर पर्वत कौन है, तो भैरानी कोडा है। भैरानी कोडा है तो कितना फीट है भाई, तो 3048 है, मतलब 3038 फीट है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तटीय, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कोरमंडल तट कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, है ना। मालवार को केरल तट कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग कोरमंडल तट कहलाता है, ये हम जानते हैं। तो कहां से कहां तक, तो दक्षिण आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय भाग तक को हम कोरमंडल तट जानते हैं, और ये पूर्वी घाट का भाग है ना। ठीक है। इस संगहन घाटी क्षेत्र के जो हैं 3 उपविभाग किए जा सकते हैं। तो इस संगहन जो तटीय क्षेत्र देख रहे हैं, कोरमंडल तट की बात कर रहा है, इसके 3 उपविभाग किए जाते हैं, 3 रूप में किया गया है। उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान, ये 3 भाग में बांटा गया है, उपविभाग कर दिया गया है, मतलब 3 क्षेत्र में इसको कोरमंडल तट को कर दिया गया है। उत्कल का मैदान माना जाता है, आंध्र तटीय मैदान तो माना ही गया है, तमिलनाडु का मैदान भी माना ही जाता है। तो ये 3 उपभाग में बांटा गया है तटीय क्षेत्र को, समझ गए, कोरमंडल तट का। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछता है, पूर्वी घाट में कौन सा तट है, तो आप बताना है कोरमंडल तट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 20वां प्रश्न है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है हमारा K2, गार्डविन ऑस्टिन को बोला जाता है, मतलब K2 को ही बोला जाता है, गार्डविन ऑस्टिन। अब ये दूसरा है भाई, तो भाई दूसरा है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, विश्व का सबसे, अगर बात करें विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। कोरमन, अब ये है, ठीक है, जान गए। अब चलिए, K2 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आपको पूछेगा K2 कहाँ स्थित है भाई, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, और विश्व का कितना है, दूसरे नंबर का ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, यह जो है पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा कि यह कौन, K2 की बात हो रही है, यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये ध्यान रखना है। K2 जो है हमारा, अब जो गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है, ये हम जान गए। और दूसरी बात कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, याद रखना है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग, तो इसकी मीटर की बात करेंगे, तो 8611 है। मीटर की अगर बात करेंगे तो 8611 है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो कितना है, 8611 है। चलिए 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न क्या है, मजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो वो है हमारा असम में। माजुली भी बोला जाता है, ठीक है, माजुली, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, असम में है। अब देखिए, माजुली द्वीप की बात हो रही है, तो माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा, माजुली द्वीप विश्व का, वर्ल्ड का, ठीक है, जो असम राज्य में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य स्थित है। तो आपसे ये सवाल बनेगा कि राज्य तो हम जान गए कि असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन है कहाँ, किस नदी में स्थित है माजुली द्वीप, तो ये हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है ना।
इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल, मतलब माजुली द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग पता है कितना वर्ग किमी है? तो 1250 वर्ग किमी में है। कितना में है? 1250 वर्ग किमी में है। यही पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। तो ये याद रखना है, माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप पर ही ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी मिलती है, नदी से मिलती है, ये समझ गए? दोनों नदी से मिलती है। अब माजुली जो है आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है, मतलब पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है ये। कौन? माजुली द्वीप। चलिए 22वां प्रश्न है। बस 25 क्वेश्चन करके क्या करेंगे कि पार्ट 1 कर देंगे, पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है? क्योंकि तो आप एक पार्ट देखिए, फिर दूसरा अपलोडिंग मैं करवा दूंगा। 22वां प्रश्न क्या है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है? बताइएगा। सर क्रीक जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर है। ठीक है, भारत पाक सीमा पर है। तो एक बात जान लीजिए कि सर क्रीक जो है गुजरात, सर क्रीक कहाँ है? गुजरात में, ये जान लीजिए। भारत पाक के मध्य सीमा पर जो है स्थित एक दलदलीय क्षेत्र है। अब ये दलदलीय क्षेत्र है, ये जरूर ध्यान रखना। सर क्रीक जो है एक दलदलीय क्षेत्र है जो कि अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो अरब सागर से जुड़ा हुआ कौन सा दलदलीय क्षेत्र है? तो सर क्रीक है, ये जान लीजिए। और ये भारत और पाक का मध्य की सीमा है, मतलब गुजरात, भारत का राज्य जो गुजरात है और पाकिस्तान की सीमा का दलदलीय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है। भारतीय राज्य जो है, या भारत का राज्य जो है हमारा, भारत का राज्य जो गुजरात है, गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। तो याद रखना है, गुजरात को याद रखिएगा, भारत का राज्य जो गुजरात है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है, दोनों को अलग करता है, ये ध्यान रखना है। और ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से ही यह भूभाग जलमग्न रहता है, मतलब एक तरह से जलमग्न है ये क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र है, ये भी जान लीजिए। और इसके कारण जो है वहां पे ज्वार भाटा आते रहता है, इसलिए भूभाग जलमग्न रहता है हमेशा। 23वां प्रश्न है, अराका न्योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है कहाँ? तो बी, म्यांमार में स्थित है। समझ गए? तो अराका न्योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है कहाँ? मतलब ये हमारा म्यांमार का हिस्सा में आता है, वहां स्थित है। तो अराकान न्योमा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अराकान न्योमा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का ही जो है पूर्वी विस्तार है। क्या है? पूर्वी विस्तार है, जो कि पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्तीय राज्य, रखाइन तटवर्तीय राज्य और इरावदी नदी वेशी के मध्य जो है स्थित है हमारा अराका न्योमा पर्वत श्रेणी। इसलिए इसे जो है रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अराका न्योमा पर्वत श्रेणी को। ठीक है, रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसी श्रेणी का कुछ भाग जो है भारतीय राज्य असम, नागालैंड एवं मिजोरम में विस्तृत है। समझ गए? इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी जो है, कौन सी पर्वत श्रेणी? अराका न्योमा पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है, नेचुरल सीमा निर्धारित करती है। 24 क्वेश्चन नंबर है कि हिमालय और खाली जगह है के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो बताइए क्या होगा? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हिमालय और शिवालिका के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून के नाम से जानते हैं। हम इतना तो जान गए भाई। तो अब चलिए इस पे डिटेल की बात करते हैं। तो निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल, निम्न हिमालय के कौन से ढाल? दक्षिणी ढाल, साउथ ढाल तरफ, तथा शिवालिका श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य, याद रखना है, शिवालिका श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य अनेक चौरस, ठीक है, चौरस मतलब चौड़ा, चौरस मतलब चौड़ा तल वाली लंबवत घाटियां या कोनधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में दुबार, उत्तराखंड में इसे पयार कहते हैं। क्या कहते हैं? पयार या बुगयाल अन्य नाम से जाना जाता है। तो देहरादून एवं हरिद्वार
इसी का उदाहरण माना जाता है। जो देहरादून नाम सुनते हैं, हरिद्वार जो सुनते हैं, इसी का उदाहरण है। समझ गए? 25 क्वेश्चन नंबर कि अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? मतलब मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र को। ठीक है, अब चलिए दक्षिणी बात है तो अब चलते जानते हैं क्या है। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। और जान लीजिए अरब सागर में स्थित मिनिकॉय भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल है। मतलब एटॉल मतलब प्रवाल द्वीप है। ये अरब सागर द्वीप से है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि अरब सागर में स्थित है, ये हम जान गए। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में स्थित मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय मतलब स्थानीय नाम है मलिक। स्थानीय नाम अगर पूछेगा वहां का मिनिकॉय द्वीप का तो मलिक बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिकॉय जिसे मलिक बोलते हैं। भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। क्या है? स्थित। एक क्या है? ये प्रवाल द्वीप है, मतलब एटॉल है। मिनिकॉय क्या है? एक प्रवाल द्वीप है, ये एटॉल है, ये जो भी दक्षिण में स्थित है। समझ गए? ठीक है, यहाँ जो है मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप में मौसम वेधशाला है और प्रकाश स्तंभ स्थित है, तो कहाँ है? तो हम बता देंगे लक्षद्वीप में है और इसी मिनिकॉय द्वीप में है, ऐसे बोल दीजिएगा। क्लियर हो गए? तो चलिए आज के लिए सेकंड पार्ट अब लाते हैं। जस्ट आपको लाएंगे, बस आज ही अपलोड होगा, लेकिन होगा आज ही। तो वेट करें, वॉच करें। और वन लाइनर जो लाया हूं मैं, जो मैंने आपको वीडियो दिया है जीव विज्ञान का, आप चाहते हैं कि साइंस का हो तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसे जल्दी जल्दी वॉचिंग करें, क्योंकि आप वॉचिंग करिएगा तभी बनाने में मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें जरूर। और उसका मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा मैं।